हेलो बच्चों, मैं हूँ राकेश अधिकारी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ाई करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भौतिक विज्ञान को समझने के लिए। देखिए, इनको समझना थोड़ा विद्यार्थियों को कठिन लगता है, तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट को मैं लेकर आया हूँ। जनरली बहुत सारे लोग इन कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इनको समझना जरूरी है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये आए ना आए वो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या क्या है। गतिशीलता, आवेश वाहकों की गतिशीलता, लेकिन यहां हम क्या इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता पढ़ेंगे, ठीक है। अभी समझ में आएगा आपके। और यानी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इसको पढ़ेंगे हम। चालकता और विशिष्ट चालकता, इस लेक्चर में ये चार टॉपिक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज आपको समझाएंगे, ठीक है। और फिजिक्स को फील करते हुए, ठीक है, और इन कॉन्सेप्टों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जिससे जिससे कि आपके ना न्यूमेरिकल्स बनाने में या आगे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिल सके, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं हम गतिशीलता। यहां गतिशीलता बच्चों होगी इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। मैं अभी आपको बताता हूं गतिशीलता, ठीक है। गतिशीलता, मोबिलिटी। चलिए पहले आपको मालूम है, अगर चालक क्या है, चालक आपके पास धातु है, तो इसमें आपके पास जो चार्ज कैरियर के काम करते हैं, आपको मालूम है क्या करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन करते हैं। अगर चालक आपके पास क्या है, वैद्युत अपघट्य है, अपघट्य है, तब इसमें चार्ज कैरियर का काम क्या है। पीछे मैंने आपको एक वीडियो में ये बता रखा है, ठीक है, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। जो अनियमित गति आपको बता रखी होगी ना, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति, ठीक है, श्रांति काल, उसी में ये सब आपको बताया होगा, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो वाला आप देख लीजिएगा। अब घट्टे अगर है तो इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं क्या, धनायन और ऋणायन, ठीक है, दोनों होते हैं। और आपके पास गैस है, गैस सिर्फ आपके पास वैसे इंसुलेटर है, लेकिन आयोनाइजेशन की कंडीशन में, यही बताया था, ठीक है। तो अगर गैस है चालक, अगर गैस है तो तब इसमें आपके पास क्या होते हैं, धनायन व इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सेमीकंडक्टर से चालक है, यानी अर्धचालक है, ठीक है, अर्धचालक में, अर्धचालक में जो होते हैं चार्ज कैरियर जो होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, आपके पास इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, ठीक है, स्पेलिंग गलत होगी, होल, ठीक है, ये है। अब देखिए यहां हम सिर्फ बात करके इन सब की गतिशीलता। अब अगर इसकी पूरी अगर आपके पास आपने लिखना है तो हम कहेंगे आवेश वाहकों की गतिशीलता, लेकिन यहां हम पढ़ाई करेंगे सिर्फ धातु चालक की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता की बात करेंगे। इतना क्लियर समझ में आ गया। अब शब्द यूज करते हैं, गतिशीलता का मतलब क्या है, ठीक है, गतिशीलता का मतलब क्या है, ठीक है, एक आध उदाहरणों से आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो यहां हमारे पास ये आप समझ गए, यहां हम बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के बारे में, ठीक है। तो यहां आगे से आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, ठीक है। अब देखिए जैसे मोबाइल से शब्द, मोबाइल से बना है मोबिलिटी, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो मोबाइल फोन है ना, तो इसका नाम इसलिए मोबाइल रखा, आपने कभी सोचा क्यों मोबाइल रखा है, क्योंकि ये गतिशील है। पहले एक लैंडलाइन फोन होता था, ठीक है, तो लैंडलाइन फोन होता, एक जगह रखा तो उधर ही जाके सभी को बात करनी है। अब मोबाइल फोन होने से आप कह सकते हैं किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, किसी को मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी यहां हैं तो यहां से भी बात कर सकते हैं, अभी आप कहीं अपने अपने मार्केट में चले गए तो वहां से बात कर सकते हैं, कहीं से भी बात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है।
ये यानी गतिशील है ये, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, अब देखिए दूसरा उदाहरण, ये तो मैं गतिशीलता का मतलब आपको समझा रहा था। अब दूसरा उदाहरण ये है बच्चों, इससे बहुत क्लियर होगा आपका, ठीक है। ये देखिए, ये एक कार्ट है यानी ठेला है जिसमें सब्जी अब्जी ले जाते हैं। ये दूसरा ठेला, बिल्कुल आइडेंटिकल ठेले हैं दोनों, ठीक है, एक समान है, कोई फर्क नहीं है, दोनों पे एक जैसे हैं। बहुत समय तक ये रखे हुए थे, ठीक है। अब आपने किया क्या, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, बिल्कुल बराबर ठेले हैं, ठीक है, और टायर भी एक जैसे, सब कुछ आइडेंटिकल है। तो आपने क्या किया, इसके आप जो टायर हैं इन पे, ठीक है, व्हील्स हैं जो इस वाले के, ये आपके पास ठेला नंबर 1, ये ठेला नंबर 2, आई बात समझ में। तो ठेले नंबर 1 में आपने क्या किया, इसके जो टायर हैं इसमें क्या कर दिया आपने, ऑयलिंग कर दी, ऑयल डाल दिया, और इसमें कुछ नहीं किया। तो आपने देखा इसमें फोर्स लगाया आपने, यहां की ओर एफ फोर्स लगाया, चलिए एफ बराबर 20 न्यूटन फॉर एग्जांपल। इसमें भी आपने लगाया एफ बराबर 20 न्यूटन, ठीक है, फोर्स दोनों में बराबर लगाया। लेकिन आपने देखा ये जब यहां की ओर मूव कर रहा है, तो आपने देखा इसका आपके पास वेग जो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, इसका देखा आपने देखा 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। देखिए बराबर फोर्स लगाने पर जनरली क्या होना चाहिए था, बराबर मूव करने चाहिए थे, दोनों की गति क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन यहां अलग अलग है। तो आप यहां से सीधे कह देंगे बच्चे कि इसकी मोबिलिटी यानी गतिशीलता क्या ज्यादा है इसके मुकाबले। ऐसा ही सेम आपके पास कंडक्टर में भी होता है, ठीक है, अलग अलग धातु के कंडक्टर में, ठीक है, सेम धातु में नहीं, चांदी चांदी में नहीं, अगर चांदी और लोहे में कहें हम, चांदी और कॉपर में कहें हम, ठीक है, तांबे में, तो ये अभी हम पूरा अध्ययन करेंगे, सब पूरा समझेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, यही मोबिलिटी का मतलब ये है कि ये इसकी मोबिलिटी ज्यादा है और इसकी कम है, इसकी गतिशीलता ज्यादा है इसकी कम है, ठीक है, जबकि फोर्स दोनों में बराबर लगाया था। चलिए अब इसकी परिभाषा पे अगर जाएं, इसकी परिभाषा ये कहते हैं किसी भी आवेश वाहक की गतिशीलता उसके अनुगमन वेग के परिमाण vd का परिमाण, तो वेक्टर नहीं लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे परिमाण, तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात, जो वैद्युत क्षेत्र होगा चालक के अंदर उसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं आवेशवाहक। इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू बराबर इतना। अब देखिए ये तो परिभाषा ठीक ही है, ठीक है, ये तो आपके बुक में लिखी हुई है, इसलिए हम टीचरों की क्या आवश्यकता पड़ी फिर, अगर इतने से अगर समझ भी, इसमें कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड आपके एक परिभाषा बना दी, ठीक है, एक कह दिया कि चलिए वीडियो अपॉन ई कह देंगे, ठीक है, ये, लेकिन इसको समझना है, एक एक चीज समझना है, आई बात समझ में। चलिए सबसे सबसे अच्छे टीचर क्या होते हैं, बुक, लेकिन बुक को समझने के लिए अच्छी बुक पढ़नी चाहिए, उसको समझने के लिए एक गाइड की आवश्यकता, एक मेंटर की आवश्यकता होती है, जिसका काम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए बुक में ऐसी इतनी चीजें भरी पड़ी हैं कि आपके फिजिक्स की बुक में तो आप कह ही नहीं सकते, अगर जितना फिजिक्स पढ़ेंगे उतना कम लगेगी आपको फिजिक्स, ठीक है, लेकिन फिर भी जितना हम अधिकतम कर सकें उतना कर रहे हैं, आई बात समझ में। इसलिए आप बुक भी कभी कभी पढ़िएगा जरूर, ठीक है, अच्छी बुक पढ़िए, अच्छे राइटर की बुक पढ़िए, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो एक दिन में बुकों के जो राइटर हैं उनके हिसाब से भी एक वीडियो बना दूंगा, आई ना बात समझ रहे। अब देखिए बच्चों, ये आपकी परिभाषा होगी, ठीक है, म्यू बराबर यहां से क्या हो जाएगा, अभी देखिए पूरे उदाहरण से बताऊंगा मैं, देखते रहिए। म्यू बराबर आपके पास वीडी बराबर क्या होता था हमारे पास एक, ठीक है, वीडी बराबर क्या होता था, ई वी टाउ अपॉन एम एल, वीडी की जगह रख दूं मैं ई वी टाउ अपॉन एम एल, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यही तो समझना है मेन। तो म्यू बराबर बट्टे ई, म्यू बराबर देखिए v अपॉन एल की जगह क्या लिखते हैं हम, ई बराबर क्या होता है हमारे पास v अपॉन एल, यहां v अपॉन एल की जगह क्या लिख देंगे ई, तो ई टाउ अपॉन
इसे ई कैंसिल, देखिए म्यू बराबर ई टाउ अपॉन एम। बने रहिए, इसको ध्यान रखिए। अब देखिए यहां से एक परिभाषा और बनेगी, उसको भी बता रहा हूं मैं, फिर यहां के हिसाब से आप देखेंगे, अभी बता रहा हूं। अब यहां से परिभाषा ये बनती है, पूरे आपके पास वैद्युत क्षेत्र से भाग दे दिया ना, या तो आप कहेंगे क्या, अनुगमन वेग के परिमाण तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, किसके, किसी आवेश वाहक की। या आप कह सकते हैं प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्या जो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा, या जो यहाँ इलेक्ट्रॉन का यानी जो आवेश वाहक का अनुगमन वेग होगा प्रति एकांक क्षेत्र, प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, यानी आई बात से प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, ठीक है, जितना अनुगमन वेग होगा आवेश वाहक का, वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा उसकी गतिशीलता। ठीक है, यहां से आप समझ गए होंगे, क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां से जो गाड़ी की उदाहरण दिया था वही उदाहरण में अब यहां से इस तरीके से करते हैं। चलिए आराम से पढ़िए, शाबाश। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये ध्यान से देखिए, ये कंडक्टर है। अब देखिए इसकी लंबाई L है, और इसमें जो प्लस माइनस जो विभव लगा रखा है, ये लगा रखा है V विभव। और चलिए आपकी ये है, मान लेता हूं मैं, ये क्या है, चांदी है, चांदी के जो आपके पास मेटल का बना हुआ ये, ठीक है, चांदी के पदार्थ का बना हुआ ये कंडक्टर है। एक दूसरा कंडक्टर है, सेम है, आइडेंटिकल है, उसमें विभव भी इतना ही लगा है, ठीक है, उसकी लंबाई भी L है, सब सेम है, बस वो चांदी की जगह किसी और चीज का बना है। ठीक है, चलिए एक दूसरा है, और क्षेत्रफल भी बराबर है, आइडेंटिकल है सब। V, और इसकी लंबाई भी L है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और ये देखिए कॉपर का है, तांबा, वह है आइडेंटिकल, ठीक है, जितना लंबाई का ये है सब सब एक जैसा सेम, बस अलग अलग वो बदले हैं, ये चांदी का है तो ये क्या है, तांबे का है। अब देखिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, क्योंकि V बराबर है, लंबाई L बराबर है, तो E बराबर क्या होता है, V अपॉन L। तो इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, समान होगी प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है, यहां भी वही है, बिल्कुल सेम है, V और L दोनों लगा, तो यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो यहां भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी, हर बिंदु पर समान होगी। अब यहां देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन पे आपके पास जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो यहाँ की ओर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ की ओर होगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर। और यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ की ओर। लेकिन फोर्स देखिए ई दोनों में बराबर हो गया, क्योंकि V और L बराबर है। तो अब देखिए जो फोर्स लगेगा F बराबर E इंटू ई, यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, दोनों में क्या लगेगा, बराबर लगेगा। ठीक है, फोर्स भी बराबर लग गया। चलिए फोर्स F बराबर दोनों में क्या लग रहा है, E इंटू ई लग रहा है। अब देखिए फोर्स भी बराबर लग रहा है, और आपके पास क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र भी वही है, फोर्स भी बराबर लग रहा है, तो देखिए इसका एक्सीलरेशन भी दोनों का बराबर होगा। लो जी, अब और भी समस्या आ गई। ठीक है, यानी त्वरण भी दोनों का बराबर है। अब अगर त्वरण दोनों का बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों के, यहां का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके पीछे कारण बता रहे हैं। ठीक है, होना तो चाहिए था लेकिन नहीं होता ऐसा, क्योंकि अब ये चांदी है, तो अब क्यों नहीं होता, इसके पीछे मैं बता रहा हूं कारण। देखिए ये तांबा है, तो तांबे के जो आपके पास एटम है उनका अरेंजमेंट अलग होगा। क्लियर है, जो आपके पास पहले तो ये आप ये तो समझ गए होंगे ना, Vd क्या है, रिलैक्सेशन आपके, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है जो ये। ठीक है, दो उत्तरोत्तर टक्करों की, ठीक है, दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच का जो आपके पास क्या है, एवरेज है।
तो अब देखिए यहां जो तांबा है इसके एटम का अरेंजमेंट अलग होगा, और जो आपके पास चांदी है इसके एटम का अरेंजमेंट अलग होगा। देखिए कैसे, ये तांबा है, हमें मालूम है तांबे के जो आपके पास ये है, इसके एटम थोड़ा पास पास होंगे। ये आपके पास चांदी है, इसके एटम थोड़े दूर दूर होते हैं, तभी तो अच्छा चालक है ये। ठीक है, अब देखिए ये पास पास दूर दूर होने का मतलब क्या हुआ, अब काम आएगा ये वाला फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आएगा काम। अब देखिए ये आपके पास जो है ये यहां से यहां टकराया, ये ठीक है, ये यहां से यानी यहां टकराया, कहीं भी मान लीजिए यहां से यहां टकराया, और ये आपके पास यहां से यहां टकराया, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम जो है श्रांतिकाल किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। क्लियर है, क्यों, इसको ज्यादा रिलैक्स करने का समय मिल रहा है। ये यहां से यहां टकराने में माना आपके पास कितना ले रहा है, 2 सेकंड ले रहा है फॉर एग्जांपल, लेकिन ये आपके पास आधे सेकंड में ही टकरा जा रहे हैं, क्योंकि इसके अरेंजमेंट जो है एटम का आपका अलग है, वो नजदीक है तो टकराएगा जल्दी जल्दी, और उसे भी टकराएगा ये। इसका रिलैक्सेशन टाइम यानी जो टाउ है वो अधिक है, और इसका रिलैक्सेशन टाइम जो है टाउ जो है कम है। अब इसका रिलैक्सेशन टाइम कम है, चलिए देखिए, तो इसकी मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इसका टाउ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और इसका टाउ आपके पास क्या है, कम है। इसका टाउ कम है तो इसकी मोबिलिटी आपके पास क्या होगी, इसकी मोबिलिटी आपके पास कम होगी, क्योंकि टाउ कम है। देखिए यहां से देखिए बच्चों, ये बहुत मजेदार चीज है। ठीक है, वैसे अब देखिए यहां से, वैसे ये देखिए जो एवरेज आपके पास इसका टोटल यहां से कोई आपके पास, ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो टोटल यहां से यहां तक के एवरेज होगा, इस वाले का ज्यादा होगा और इस वाले का क्या होगा, कम होगा, अगर इस वाले फॉर्मूले में देखते हैं तो। अगर इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि कम से टकरा रहा है, और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, कम होगी। इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी तो यहां से देखिए मोबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, यानी गतिशीलता इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसकी आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है तो इसकी गतिशीलता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और यहां से आपको तो और क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा मैंने कहा था होल्ड करिए, देखिए समझिए ये, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम इसका कम है, रिलैक्सेशन यानी उसको रिलैक्स करने का समय कम मिला, वो आराम से गया, यहां बहुत समय बाद टकराया। ठीक है, पहले इसके लिए बच्चों आपको पीछे की वीडियो देखनी जरूरी है, आपको आना चाहिए था रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांतिकाल क्या है, अनुगमन वेग क्या है, ठीक है, ये किस आधार पर काम करते हैं, ठीक है, इनका औसत वेग क्या होता है, विभव लगाने पर औसत वेग क्या होता है, पहले पूरा समझेंगे तब ये समझ में आएगा। यही है बच्चों मोबिलिटी, आई बात समझ में, यानी आपके पास इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कितनी है, किस में ज्यादा होगी, ठीक है, या कितनी होगी के लिए यहां से ऐसे निकालेंगे हम, और किस में ज्यादा होगी आप समझ रहे हैं, हर आपके पास पदार्थ में आपके पास मोबिलिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे यहां चांदी में अलग है, तांबे में, अगर तांबा और लोहे में हम अगर तुलना करेंगे तो और अलग अलग होगी, तांबे की मोबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि लोहे के और पास पास होते हैं एटम्स का अरेंजमेंट। क्लियर है इतना, चलिए उम्मीद करता हूं ये आपके थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, यानी अच्छे से ही समझ में आ गया होगा, आई बात समझ में, आराम से मस्ती में, ठीक है, फोन में गप्प मारते हुए भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आराम से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। और इसकी दो परिभाषा यहां से परिभाषा बन गई, एक तो क्या, अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र, अनुगमन वेग के आपके परिमाण तथा मैग्नीट्यूड तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, उस आवेश वाहक की क्या कहेंगे, गतिशीलता कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो अनुगमन वेग होगा वही आपके पास क्या कहलाएगा, इसकी मोबिलिटी है, क्योंकि टोटल से भाग दिया तो प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र ही आएगा। आई बात समझ में, अब देखिए यहां से आपके पास ये समझ में आ गया आपके। अब बात करते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता की। ठीक है, चलिए अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता,
एक आपने प्रतिरोध पढ़ा, अब यह है विशिष्ट प्रतिरोध। अब यह विशिष्ट प्रतिरोध होगा क्या, पहले यह समझिए, ठीक है। यह एक तरफ से क्या है, प्रतिरोधी है, लेकिन यह प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध नहीं होता, यह चालक के पदार्थ का प्रतिरोध होता है। देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा, चालक का प्रतिरोध पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चालक के पदार्थ का प्रतिरोध। देखिए चालक के पदार्थ का प्रतिरोध कभी भी बदलता नहीं है, चालक का प्रतिरोध बदल सकता है लंबाई बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर, ठीक है। तो ये चीज है, ताप का तो विशिष्ट प्रतिरोध में भी प्रभाव पड़ेगा, वो हम आगे के लेक्चरों में बात करेंगे, ठीक है। अब किसी भी सामान्य कंडीशन में किसी भी आपके पास पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, एक जैसा होता है, यानी कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ से मान के चलिए, ठीक है। अब आपके बुक में आप देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध के अलग अलग आपके पास चांदी का अलग दिया, ये मान अलग अलग दिए होंगे, तांबे का अलग दिया होगा, हर चालक का उसने दिया होगा, ठीक है। अब यहां देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, देखिए है प्रतिरोधी, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यह है क्या, एक तरह से प्रतिरोध है लेकिन विशिष्ट है। विशिष्ट क्यों कहा जाता है फिजिक्स में आगे बात बताऊंगा, ठीक है। अगर पर यूनिट में जो आपके पास आता है ना उसी को विशिष्ट कहते हैं। पर यूनिट का मतलब अभी समझ में नहीं है, जैसे आपने ऊष्मा पढ़ी, ऊष्मा के पास आपने 11th में क्या पढ़ी थी, विशिष्ट ऊष्मा भी पढ़ी थी, ठीक है। ऐसे यहां आपके पास प्रतिरोध पढ़ा तो विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब देखिए बच्चों, पहले चलिए इसकी परिभाषा में जाते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा यह कहलाती है, चलिए चालक के भीतर किसी बिंदु पर विशिष्ट प्रतिरोध उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात के बराबर होता है। इससे क्या करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, यानी अब हम क्या कहेंगे, किसी भी चालक के किसी बिंदु पर विशिष्ट किसी बिंदु पर यह आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व J के अनुपात को क्या कहेंगे, उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होगा। क्लियर है, चलिए यहां से हमें मालूम है, देखिए माना L लंबाई का है, उसमें V भी वो दिया है, तो E बराबर हमारे पास क्या होता है, V/L। अगर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तब J बराबर है, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तो A। चलिए ये कोई आपके पास चालक है, ठीक है, ऐसे समझ में आएगा आपके, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका क्षेत्रफल A है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, और ये लंबाई L है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखिए सब जगह क्या है, A ही है, ठीक है, एक समान आपके पास चालक है, ठीक है जी। अब देखिए तब हमारे पास E बराबर क्या हो जाएगा, V/L, विभव इसको V दिया गया है, और J बराबर क्या होता है, I/A। तो यहां से रो बराबर देखिए E की जगह क्या रखेंगे, V/L और I/A। यहां से देखिए रो बराबर VIA/L, V/I बराबर हमारे पास क्या होता है, ओम्स लॉ से RA/L, एक तो ये बना जी। चलिए अब यहां से एक परिभाषा बनती जो विशिष्ट कहलाती है। विशिष्ट क्यों कहते हैं, मतलब अगर यदि A बराबर 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, चलिए A मीटर स्क्वायर ही लिख लेते हैं, और L बराबर 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट का मतलब 1 मीटर, चलिए मीटर लिखिए, कुछ भी लिखिए, 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी है, ठीक है। यूनिट में लिख देते हैं, कुछ भी हो सकता है यूनिट में, ठीक है, यूनिट। तो तब हमारे पास रो बराबर, यहां से देखिए रो बराबर हमारे पास कितना आएगा, R। यहां से देखिए आप, यानी आपके पास जो ये रो है विशिष्ट प्रतिरोध है, वो क्या है, प्रतिरोधी है। कब है प्रतिरोध, विशिष्टता कब आई, जब उसके आपके पास चालक का आपके पास क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 यूनिट स्क्वायर हो
और आपके पास उसकी लंबाई 1 यूनिट हो, तब जो आपके पास प्रतिरोध प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। यानी प्रतिरोधी है, ठीक है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट मतलब पदार्थ का प्रतिरोध है, ठीक है। अब यहां से और आगे ये आपके समझ में आ गया। इसकी एक परिभाषा बन जाएगी, यदि आपके पास क्या 1 यूनिट क्षेत्रफल, 1 यूनिट स्क्वायर क्षेत्रफल तथा 1 यूनिट लंबाई का आपके पास चालक का जो प्रतिरोध होता है वही उसके पदार्थ का क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। बहुत सरल सी चीज है। देखिए यहां से देखिए ना, मैथमेटिकली देखिए, ठीक है। भौतिक विज्ञान में जो वैसे समझ में नहीं आता, फिर मैथमेटिकली समझ में। यानी अब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, जो आपके पास विशिष्ट प्रतिरोध है, ये आपके पास क्या एक तरह से प्रतिरोधी है, बस चालक के पदार्थ का प्रतिरोध है। और इसके साथ कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इसका क्षेत्रफल जब क्या होगा, यानी दूसरे शब्दों में सीधे से कह लो, ये आपके पास ये है, आपके पास ये आपके पास कोई चालक है, इसका जो क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, चलिए, और एक इसका आपके पास लंबाई जो है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा वही इसका विशिष्ट, इसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होगा, ठीक है, सरल भाषा में, ठीक है। तो ये आप इसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक है। या अब समझ में आ गया आपके पास विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा आपके पास कांस्टेंट होगा, ये याद रखिए। यानी आपके पास देखिए एक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा 1 हो सकता है, क्योंकि अब यहां से ये परिभाषा बन गई। देखिए यहां से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत बच्चे सोचेंगे क्षेत्रफल बढ़ाने पर, लंबाई बढ़ाने पर, लेकिन अभी ये पूरा हुआ नहीं है। ये तो संबंध है आर और पी के बीच में, ठीक है। यहां से कंफ्यूजन उत्पन्न होगा, यहां से अभी और आगे जाना है, आई बात समझ में। तो यहां से ये समझिए, देखिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी आपके पास एक चालक इन द सेंस एक पदार्थ से बना चालक, चांदी का आपके पास कोई भी चालक है, चाहे इतना लंबा है, चाहे इतना लंबा है, चाहे 100 मीटर लंबा है, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब पदार्थ बदल गया, जैसे चांदी की जगह आपने ले लिया आपने तांबा, तो फिर उसका विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा। लेकिन तांबे के जितने भी चालक होंगे उनका विशिष्ट प्रतिरोध एक ही होगा, ठीक है। ऐसे लोहे के जितने भी चालक होंगे उनका विशिष्ट प्रतिरोध एक ही होगा। क्योंकि हम बार बार एक शब्द यूज करते हैं, कोई चालक का प्रतिरोध नहीं होता है, ये होता है चालक के पदार्थ का प्रतिरोध। समझ में आया आपके। चलिए अब देखिए और आगे बढ़ते हैं और कंफ्यूजन दूर। अब देखिए यहां से मैंने यहां आर बराबर, यहां से आगे बढ़ते हैं। आर बराबर मेरे पास क्या होता है बेटे, ml/n/e² ए टाउ, आपको मालूम है, और ए एल, ठीक है। आर की वैल्यू रखी, ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल। अब देखिए अब आपका कंफ्यूजन दूर है, mne² टाउ। अब देखिए ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चलिए चांदी का कंडक्टर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो कहीं भी एक ही जैसा, कोई भी पदार्थ हो, चांदी हो, लोहा हो, तांबा हो, कुछ भी हो। और ये प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चांदी है, चाहे ये भी आपके पास दूसरा, आपके पास चांदी का रॉड ले लिया आपने कंडक्टर, तो दोनों में प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही होगी। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हर जगह ही कोई भी पदार्थ हो। अब टाउ की बात है रिलैक्सेशन टाइम की, रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा, एक ही जैसा होगा, क्योंकि इसमें ये चांदी है तो इसमें जो अरेंजमेंट है एटम का अलग, और इसमें अरेंजमेंट अलग नहीं हो सकता। यहां अरेंजमेंट चांदी है तो चांदी में सब में क्या होगा, एटम्स का अरेंजमेंट एक ही जैसा होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा, एक ही जैसा होगा। क्लियर है। तो इसलिए मैं यहां से अब आपके समझ में आएगा कि आपका क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध आपके पास क्या कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी एक मटेरियल के लिए, चांदी के लिए, तो चांदी के तो सब चांदी में, लोहे में तो सब लोहे के चाहे कितने भी छोटे बड़े कितने भी हो, तो आपके पास ये देखिए, ये आप समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा, और ये बहुत जगह यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए
यहां से तो आप ठीक है एक परिभाषा बना दी, और डायरेक्टली वैसे भी देखिए इन पे भी ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का देखो विशिष्ट प्रतिरोध में भी प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए हम अलग वीडियो में पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी को मैं दूसरे तरीके से भी बता रहा हूं, ठीक है, इतना ही पूरा दूसरे तरीके से बता देता हूं, आपके जो अच्छा लगे उसे करिएगा। हमें मालूम है, देखिए एक ये आपके पास, चलिए चांदी है, दूसरी कंडीशन ये है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास इसमें आर है प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध आपके पास क्या लंबाई के साथ अनुक्रमानुपाती होता है ना, तो आर अनुक्रमानुपाती एल, इसका प्रतिरोध क्या उसके मुकाबले बड़ा होगा। अब देखिए अगर इसका अगर क्षेत्रफल भी बढ़ा देता हूं मैं, चलिए क्षेत्रफल बढ़ा देता हूं, तो यहां से मैं कह सकता हूं आर व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ने के साथ ये होता है ना, इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूं तो आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन ए, इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया, देखिए कम था, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां से आर बराबर एक नियतांक लिया हमने रो एल अपॉन ए, तो यहां से देखिए रो बराबर आप ये आर बराबर आ गया, देखिए अगर रो बराबर कर रहे हैं तो आर ए अपॉन एल, अगर ए बराबर 1 आपके पास यूनिट स्क्वायर है और एल बराबर 1 यूनिट है, तो रो बराबर आर सेम बनेगा। देखिए ये तब की कंडीशन है जब ए बराबर 1 यूनिट स्क्वायर और एल बराबर 1 यूनिट, ठीक है, ये है, तब ये आप देखिए हो गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास आपको समझ में आ गया विशिष्ट परिभाषा की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और धारा घनत्व जे के अनुपात को। चलिए अब बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है, बीमी सूत्र क्या होता है। चलिए मात्रक देखिए, यहां से देखिए, यहां से आपके समझ में आएगा रो बराबर आपके पास आर ए अपॉन एल, तो देखिए मात्रक आर का मात्रक ओम, ए मीटर स्क्वायर और आपके पास एल मीटर, इससे ये तो ओम इंटू मीटर हो गया, ठीक है, सीधे से ओम इंटू मीटर क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया। अब बात करते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, अगर किसी को प्रतिरोध का विमीय सूत्र मालूम है ठीक है, नहीं तो निकालना पड़ेगा बेटे। चलिए मुझे मालूम है, पहले डायरेक्ट जिसको याद है उससे एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, चलिए देखते हैं निकाल के भी, ठीक है, और ए का एल स्क्वायर और एल का एल, ठीक है, एल ऊपर चले जाएगा तो आपके पास हो जाएगा एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू। एक तो यह है जिसको आपके पास क्या प्रतिरोध का जिसको मालूम है, जिसको प्रतिरोध का ही मालूम नहीं है पहले प्रतिरोध का निकालिए, वी अपॉन आई। अब वी का भी जिसको मालूम नहीं है फिर वी का निकालिए, वी बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू आई, तो आर बराबर डब्ल्यू का मालूम होगा एम एल टू टी माइनस टू, क्यू का ए इंटू टी और आई का ए, तो आर बराबर देखिए एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये तो आर का आ गया, देखिए जो हमने किया था एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। अब हमने क्या किसका निकालना है, ए का, तो यहां से देखिए रो का विमीय सूत्र आपके पास हो जाएगा, आर की जगह रख दीजिए अब तो ठीक है, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। अब देखिए रखिए ए तो एल स्क्वायर अपॉन एल में एल, इससे इसके एक पावर कम, तो रो का आपके पास विमीय सूत्र एम एल टू टी माइनस थ्री एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है, ये हो गया। देखिए एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं,
ठीक है। अब चलिए बच्चों अगला टॉपिक पढ़ते हैं, चालकता। किसी चालक की चालकता क्या होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पेन निकाल के आराम से पढ़िए। बहुत सरल सा टॉपिक है चालकता। ये दो टॉपिक आपके समझने वाले हैं। ठीक है, चालकता तो बहुत इजी है। चालकता, ठीक है। किसी पदार्थ, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होगा वही आप इसकी क्या कहलाएगी, उस कंडक्टर का क्या कहलाएगी, चालकता। सरल सा है, यानी ये आपके पास कोई कंडक्टर है, देखिए ये, और जिसका प्रतिरोध जितना कम होगा उसमें उसकी चालकता क्या होगी, ज्यादा होगी। पर यूनिट टाइम में उतने ज्यादा आपके पास क्या धारा प्रवाहित होगी, यानी दूसरे शब्द में पर यूनिट टाइम में क्या आपके पास उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ये आपके पास यहां से चलिए दो कंडक्टर हैं, वही इसको कंडक्टर नंबर 1 कोई भी मान लो, इसको कंडक्टर नंबर 2 मान लो। अब इसमें देखिए एकांक समय में 100 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और इसमें देखिए दूसरा कंडक्टर है, कोई दूसरे पदार्थ का बना है, एकांक समय में क्या 50 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो चालकता किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि 50 इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध ज्यादा है, प्रतिरोध इसका ज्यादा है, और इसका प्रतिरोध क्या है R1 R2। ठीक है, R2 ज्यादा है किससे, R1 से। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया आपके पास, क्योंकि इसमें प्रति आपके पास सेकेंड कम इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इसमें प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसमें धारा ज्यादा प्रवाहित हो रही होगी, इसमें धारा कम प्रवाहित हो रही होगी। ठीक है, तो यह आपके पास चालकता। अब दो एक शब्द यूज आता है इसका, देखिए मात्रक आपको मालूम ही है, मात्रक क्या होगा, ओम का उल्टा, ओम इनवर्स या महु। ठीक है, एक इसका और भी होता है साइमन। ठीक है, एक मात्रक और होता है साइमन। चलिए बहुत सरल था। अब विशिष्ट चालकता। चालकता, अब देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, तो क्या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता। तो यह सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/ρ। ठीक है, ये हो गया सीधे से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता कहेंगे। इसका अगर मात्रक की बात कहें, मात्रक इसका कितना हो जाएगा, पर ओम इंटू मीटर। ठीक है, ऐसे इनके वो भी निकाल सकते हैं आप, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये आपके समझ में आ गए चालकता, विशिष्ट चालकता। ठीक है, ये तो बहुत सरल से है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी इसमें। ठीक है, छोटा सा टॉपिक और है, इसको भी पूरा कर लेते हैं। धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। ठीक है, या चालकता में भी आ जाता है, चालकता कहिए, विशिष्ट चालकता कहिए। संबंध देखिए, ये समझने के लिए डायग्राम, कोई एल लंबाई का चालक तार है, इसको वी विभवांतर की बैटरी से जोड़ा गया है, यानी वी विभवांतर दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
प्रत्येक बिंदु पर ई है। तो हमें मालूम है, देखिए ई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, v अपॉन एल। यहां से v बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू एल। अब जे इसके प्रत्येक का, ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो हमारे पास जे बराबर क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए होता है फॉर्मूला। यहां से आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, जे इंटू ए। सरल सा है। अब देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा है आर बराबर हमारे पास कितना होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, ओम के नियम से आर बराबर वी अपॉन आई। आर की वैल्यू यहां से रखिए देखिए, और वी की वैल्यू भी रखिए, आई की भी वैल्यू रखिए। समीकरण 1 2 3 सब मिला लीजिए। तो आर की रखिए थ्रू एल अपॉन ए, वी की जगह रखिए ई इंटू एल, और आई की जगह रखिए ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल। तो देखिए जे बराबर जे इंटू रो बराबर क्या, ई। यहां से देखिए वन अपन रो को क्या लिखते हैं हम, अभी अभी बताया सिग्मा, ये आ गया। देखिए ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये पूरा टॉपिक पूरा हुआ बच्चों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों के समझ में आ रहा है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। ठीक है, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।